पहले महाराजा सुहेलदेव पासी को लेकर किया जाएगा। महाराजा सुहेलदेव पासी जो है हमारे समाज के एक बहुत ही शूरवीर राजा रहे हैं और सुहेलदेव पासी के ऊपर जो है मूवी आज से 3 साल पहले भी बनने की बात, आज 2020 के समय जो है तब भी महाराजा सुहेलदेव पासी के ऊपर मूवी को लेकर चर्चा आई थी, अखबारों और सोशल मीडिया पे और टीवी पे खबर चली थी। तो उसके बाद और उसी को देखते हुए आज तकरीबन 3 साल हो गया है, देखा जाए तो 3 साल बाद आज फिर से हम सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा, दैनिक भास्कर में कुछ खबरें छपी थी महाराज सुहेलदेव पासी को लेकर, उनकी एक मूवी बनने वाली है। और हमारे दोपहर में हमारे भाई सूरज भाई ने कुछ बातें रखी थी अपने समाज को लेके, राजा सुहेलदेव पासी को लेके। और राजा सुहेलदेव पासी को जो भी लोग हैं, जो भी फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जो भी निर्देशक हैं, उन्होंने शायद रिसर्च की है या नहीं की है, उनको रिसर्च करना चाहिए। मैं ये बात मैं सूरज भाई से बोल रहा था और हम इस बात पर ज्यादा फोकस करेंगे कि राजा सुहेलदेव जो पासी का इतिहास है, उनका जो इतिहास सिर्फ बहराइच का जो संघर्ष हुआ है, बहराइच का जो संघर्ष हुआ है उसी तक सीमित है। अगर हम राजा सुहेलदेव की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बहराइच के क्षेत्र की जो किंवदंतियां रही हैं उस जमाने में और जो उनके युद्ध के जो है प्रमाण मिलते हैं वो वहां तक सीमित रहा है। लेकिन मैं पहले आज से 3 साल पहले जब मैंने राजपासी राजा कंस की जो वीडियो बनाई थी, मेरे यूट्यूब वीडियो पे आप जाकर जरूर देखिएगा, दपासी लाइन रोड पर राजपासी राजा कंस की वीडियो जो है आज भी है। मैंने तब भी एक बात कही थी कि भाई अगर 4 सालों का अगर समय लग रहा है, 4 सालों का समय अगर लग रहा है तो जाहिर सी बात है कोई एक छोटा मोटा युद्ध नहीं होगा जो 2 महीने में खत्म हो जाए या 4 महीने में खत्म हो जाए। वो एक बड़ा चैप्टर है, वो इतिहास में एक बहुत बड़ा चैप्टर रहा है सैयद सलार मसूद गाजी का, क्योंकि उसको यहाँ पे 4 साल का समय लगा और चौथे साल में राजा सुहेलदेव पासी के हाथों वो बहराइच में मारा गया था। तो उस जो चैप्टर है, मैं आप सभी को ये बता देना चाह रहा हूं, जो भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, एक बात उनके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि राजा सुहेलदेव पासी एक बहुत बड़े एक राजा थे, उनका कद जो है एक बहुत बड़ा था। लेकिन हम राजा सुहेलदेव का एक आखिरी चैप्टर की तरह हम उनको देखते हैं। हम सिर्फ सुहेलदेव से कोई बात शुरू होती है, सुहेलदेव पे शुरू होती है, फिर सुहेलदेव पे खत्म हो जाती है। लेकिन जो सैयद सलार गाजी था, जो कन्नौज को जीता, उसके बाद गंगा को पार करके जब उसने हरदोई और उन्नाव में कदम रखा तो लखनऊ को उसने जीता, उसने जो है मलिहाबाद को जीता, संडीला को जीता, उसके बाद में जो है कसमंडी में सबसे बड़ा संघर्ष हुआ उसको जीता, उसके बाद में लखनऊ के बगल आसपास जो क्षेत्र है नगराम आज के समय उसको बोला जाता है, उसको जीता। तो ये जो कहानियां हैं सिर्फ और सिर्फ ज्यादा इनके बारे में प्रचार या प्रसार नहीं हुआ है और ना ही जो है इनको राजा सुहेलदेव के साथ उतना महत्व दिया जाता है। राजा सुहेलदेव एक बड़े किरदार रहे हैं इतिहास की पृष्ठभूमि में, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि राजा सुहेलदेव से पहले जो यहाँ संघर्ष हुआ था, जिसे मैं प्रथम चरण कहता हूं, मैं इसको 3 चरण में देखता हूं। जब वो वहां से आता है पंजाब, दिल्ली और कन्नौज को जीतता है, उसको तो प्रथम चरण हो गया उसका। लेकिन जब ये अवध के क्षेत्र में जब वो कदम रखता है तो दूसरा चरण तो यहाँ हुआ है इसका, और दूसरे चरण के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की गई है। तो ये जो चैप्टर है, इनके 3 चैप्टर एक तरीके से मिलते हैं देखा जाए तो, जिसको गजेटियर में भी लिखा गया है। तो राजा सुहेलदेव पासी का जो भयानक युद्ध हुआ था सैयद सलार मसूद गाजी से, तो वो बहराइच में खत्म हो जाता है। लेकिन वो लखनऊ का किस्सा कौन बताएगा, वो कसमंडी का जो संघर्ष है वो कौन बताएगा, वो संडीला का जो संघर्ष है वो कौन बताएगा, मलिहाबाद का संघर्ष कौन बताएगा। तो ये जो चीजें हैं, मतलब सुहेलदेव पासी का जो इतिहास है बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन इसके बारे में भी हम सभी को चर्चा करनी पड़ेगी। और जो मैं चर्चा कर रहा हूं ये सब चीजें आप लोगों को भी पता होना चाहिए। अरे भाई ब्रजेश भाई मजे ले रहे हैं, बहुत सही, ठीक है। और तो हमारा कहने का मतलब ये है कि
जो मूवी आ रही है, मूवी अभी मैंने खबर देखा है 3 साल पहले जो है मूवी मूवी की खबरें थी। पिक्चर बने, बहुत बढ़िया बात है। कम से कम आज तक बॉलीवुड में कभी हमने पासियों के ऊपर मूवी तो देखा ही नहीं है, बहुत कम ही देखा होगा। आज से 80-90 के दशक में एक कोई एक एक दो एक मूवी बढ़िया थी जिसमें वो एक शंकर डकैत का किरदार निभाता है, तो उसमें पासियों का अच्छा खासा फोकस होता है। लेकिन बीच में फिर ये सब चीजें बंद हो जाती हैं और उसके बाद में ज्यादा आपकी गौरवशाली इतिहास को कोई दिखाता नहीं है। और जब अब मौका मिल रहा है, जब एक हमारे पास हमारे समाज का एक ऐसा योद्धा जिसने मतलब जिस प्रकार से उसने युद्ध लड़ा, जितनी कम संख्या में उसने जो है एक विदेशी आतताई को हराया, उसको चित किया और उसको जो है उसको जन्नत पहुंचा दिया, तो ऐसे योद्धा जो हमारे समाज से ताल्लुक रखते थे, तो उनके ऊपर जो मूवी बनती है तो उनकी जाति को लेकर तरह तरह की बातें की जाने लगती हैं और उनकी जाति पर कभी राजपूत का बता दिया जाता है, कभी उनको राजभर बता दिया जाता है। ये कारण यह है कि हम लोगों ने अपने इतिहास का सही प्रचार नहीं किया है। सबसे बड़ी चीज मैं बता रहा हूं, अगर हमने अपने इतिहास को सही प्रचार किया होता तो आज हर घर तक जो है हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी होती। और दूसरी चीज ये है कि जब हमारे लोग शिक्षित हुए तो उन्होंने अपने इतिहास को ज्यादा, इतिहास लेखन में ज्यादा काम नहीं किया उन्होंने, ना ही इतिहास लिखने और संकलन करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे संजय लीला भंसाली की जो मूवी आ रही है और न्यूज समाचार पत्रों से ही मालूम पड़ रहा है कि संजय लीला भंसाली वो जो मूवी है वो बना रहे हैं राजा सुहेलदेव के ऊपर, और उसमें पेपर में लिखा था कि वो राजपूत योद्धा और राजपूत योद्धा उनको बताया जा रहा है। अब राजपूत योद्धा कैसे हो सकते हैं जबकि 1034 में बहराइच के एरिया में राजपूतों का सेटलमेंट ही नहीं हुआ था? क्योंकि अगर आप अवध के इतिहास को देखोगे तो मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई राजपूत या कोई जो है उनके समाज का कोई भी जो उपशाखाएं होती हैं वो अवध में कदम नहीं रखी होंगी, लेकिन बहराइच के रीजन में और बहराइच के क्षेत्र में और इस हरदोई से होते हुए इस क्षेत्रों में बहुत कम मिलता है, राजपूतों का आगमन बहुत कम मिलता है। और जब भी इतिहास आपका ब्रिटिश रिकॉर्ड आप पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा इनको 12वीं शताब्दी के बाद आया हुआ बताया जाता है अवध के अंदर, वो भी सब लोग राजस्थान से आते हैं। और मैं घूमा हूँ बाराबंकी में भी राजपूत समाज के लोग रहते हैं, ठाकुर समाज के लोग रहते हैं, और रैकवार है, कोई बहरलिया ठाकुर है, कोई जो है रैकवार है बाराबंकी में। ऐसे बहुत सारे ठाकुर समाज के भी शाखाएं उपशाखाएं रही जिनकी बाराबंकी में स्टेट भी रही है, अंग्रेजों के समय पर भी रही है। तो उन सभी का जो बायोडाटा फैमिली डिटेल है वो भी ब्रिटिशों ने नोट किया है, उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो सभी का आगमन तो 14वीं शताब्दी में हो रहा है, कोई 13वीं शताब्दी में हो रहा है, कोई 12वीं शताब्दी में हो रहा है, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन एक राजपूत योद्धा के तौर पे उनको दिखाना ये पासी समाज का एक अपमान ही तो है कि जिन समाज के लोगों ने इतना बड़ा योगदान दिया है इस देश के लिए और खास तौर से इस अवध भूमि के लिए, जिन्होंने इस कण कण के लिए संघर्ष किया, इस देश को विदेशी आतताइयों से समय समय से बचाया, उनके इतिहास को धूमिल करने का भी एक कह लो साजिश कह लो आप लोग, एक तरह से साजिश ही मैं समझूंगा अगर ये आगे अगर आता है। अगर हमारी बात किसी माध्यम से उन तक पहुंचती है तो मैं तो यही कहूंगा सबसे पहले उन लोगों को, अगर जो फिल्म बना रहे हैं, जो मूवी बना रहे हैं, उनको एक बार अवध घूमना चाहिए, उनको घूमना चाहिए पूरे कि सैयद सलार गाजी घुसा कहाँ से, उसने कहाँ कहाँ संघर्ष किया है, ताकि कोई भी किरदार मूवी में छूटे ना। अच्छा, और दूसरी चीज मैं भी कहना चाहूंगा कि जैसे कि राजपूत समाज में ये बोला जाता है कि राजा सुहेलदेव उनको बैस कहते हैं, वो उनको बैस कहते हैं, और बैसों की सेटलमेंट अगर बहुत हद तक देखा जाए तो 1193 के आसपास दिखाई देता है। कुछ जगह इस प्रकार से उनका वर्णन किया जाता है। तो जब 1193 के आसपास अगर राजपूत अगर यहाँ पे आए तो कोई सवाल नहीं है कि जो है 1034 में सुहेलदेव कैसे राजपूत हो जाएंगे या बैस कैसे हो जाएंगे, तो उस क्षेत्र में। और दूसरी चीज बड़ी कंफ्यूजन तब होती है जब हम सुहेलदेव के परिवारों को देखते हैं, उनकी वंश को देखते हैं, और
पारसियों का जो ये वंश था है अवध में रहा है, वो लोग भ्रमित भी इसलिए भी हुए हैं क्योंकि राजा सुहेलदेव से पहले जब बहराइच की गद्दी की स्थापना हो चुकी थी, राजा त्रिलोकचंद ने जब बहराइच की गद्दी की स्थापना की 918 ईस्वी में, तो उन्होंने अपने नाम के आगे राजपासी टाइटल लगाया, जैसा मैं बहुत पहले वीडियो डाल चुका हूं, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो वो राजा त्रिलोकचंद जो है वो सूर्य की पूजा करते थे, वो सूर्य के उपासक थे। अक्सर आप जान ही रहे हो, और अगर देखा जाए जो इस प्रकार से विचारधारा देखी जाती है लोगों में, तो लोग सूर्य को पूजने वाले जो लोग थे, लोग उनको सूर्यवंशी या सूरजवंशी कहकर संबोधित करते हैं, ये चीजें। लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें जो जानकारी दी गई है, तो राजा त्रिलोकचंद जो थे वो सूर्य की उपासक रहे हैं, इसलिए जो है उसमें उनको जो है लोगों ने ये समझा कि वो जब सूर्य की जो है पूजा कर रहे हैं, तो जो है वो सूर्यवंशी होंगे, और इसको हिसाब से आप म्यूट कर लीजिए। तो ये सब चीजें हैं जो है मैं आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा आपसे। तो मैं फिर से वापस आता हूं अपनी चीजों पे। तो मैं जो जानकारी मैं देना चाह रहा था कि राजा सुहेलदेव जो है, चूंकि वो भी सूर्य के उपासक थे, बहराइच में जब पारसी साम्राज्य की सत्ता स्थापित हो चुकी थी, जब उनकी गद्दी की स्थापना वहां पे हो चुकी थी, और राजा त्रिलोकचंद सूर्य के उपासक थे, और इसीलिए बहराइच में एक सूर्य कुंड का भी निर्माण करते हैं, और एक वहां पर एक बालार्क आश्रम भी उस समय था, उस समय से आज भी उसके अवशेष बाकी हैं। तो सूर्य की पूजा करने से उनको जो है सूर्यवंशी लोग समझ लेते हैं, तो वो थोड़ा सा गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये बात भी लिखा गया कि अयोध्या में अवध क्षेत्र में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं जो सूर्य की उपासक हैं। एक तो क्षत्रियों में जो सूर्यवंशी हैं उनको बताया गया है, और दूसरा पारसियों को बताया गया है कि ये भी जो है सूर्य की पूजा करते हैं। तो अब उपासक तो लोग कई सारे लोग होते हैं, किसी चीज की भी उपासना करते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि राजा सुहेलदेव का जो इतिहास है, वो इतिहास ऐसा रहा है कि इतना बड़ा रहा है कि हर व्यक्ति ये सोचता है, ख्वाब देखता है कि राजा सुहेलदेव का इतिहास उठा के उसे वो अपने से जोड़ ले। और ये तब हो पाता है जब जो है हमारे लोग भी जो है ज्यादा सतर्क नहीं रहते हैं, और हमारे लोगों में इसका प्रचार भी जो है वो नहीं रहता है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने इतिहास का प्रचार करें। जी बिल्कुल 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 सूरज भाई, सूर्य की उपासना हम लोग करते हैं भाई, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब ये जो थोड़ा सा ये जो बैकग्राउंड था सुहेलदेव का, वो मैंने आपको बताया, और सेंसस ऑफ इंडिया ये सब बता रहा है पारसी का इतिहास, राजा सुहेलदेव का इतिहास बता रहा है। और उसके बाद में आपको बताऊं मैं और जो मूवी को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मूवी आ रही है राजा सुहेलदेव पे, जो बनाने की खबरें आ रही हैं, अगर संजय लीला भंसाली जो भी हैं, अगर वो फिल्म को बना रहे हैं, तो सबसे पहले उनको शुरुआत करनी चाहिए कन्नौज से, और हरदोई से, लखनऊ से, मलिहाबाद से, कसमंडी से, संडीला से, नलग्राम से, क्योंकि राजा सुहेलदेव के साथ जो 21 राजाओं का जो वर्णन आता है, उन 21 राजाओं में इनका कहीं नाम नहीं है। हम लोग इस भ्रम में रहते हैं कि सिर्फ 21 राजाओं का एक समूह तैयार किया था। तो राजा सुहेलदेव ने अपने क्षेत्र में जो है उन्होंने 21 राजाओं का जो है उन्हें एक वो बनाया था, एक समूह बनाया था। लेकिन वो बहराइच था, लेकिन ये अवध की भूमि, लखनऊ जो राजधानी रही है, ये लखनऊ का क्षेत्र, बाराबंकी का क्षेत्र, हरदोई का जो क्षेत्र है, उन्नाव का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो है बहुत सारे राजे रहे हैं, पासी राजे रहे हैं, और इन लोगों ने भी इन लोगों से युद्ध किया है। और सबसे बड़ा युद्ध तो हुआ था कसमंडी का और लखनऊ का, क्योंकि सुहेलदेव का नाम आता है तो सबसे पहले हम लोग बहराइच की हमारे दिमाग में बहराइच की यादें ताजा हो जाती हैं। लेकिन लखनऊ की बात कोई नहीं करता है, कसमंडी मलिहाबाद की कोई बात नहीं करता है, संडीला की कोई बात नहीं करता है। इसलिए जो है हम लोगों को सबसे ज्यादा अपने इस हिस्ट्री के इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखना चाहिए। ये जो दूसरा चरण था, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, इन सब जगह को जो है देखना चाहिए। और इसको जब पढ़ेंगे तो यहाँ पूरा पासी राजाओं का इतिहास मिलना शुरू हो जाएगा, और फिर जाके बहराइच में खत्म हो जाएगा।
तो ये सब चीजें हैं सुहेलदेव पासी के बारे में, जो छोटी सी चीजें, छोटी इन्फॉर्मेशन और मूवी को लेकर जो मेरी जो सोच रही है उसको आप लोग के बीच में बयां किया है। और कुछ लोग जो है मैं आप सभी को बता दूं, और हमारे पासी समाज के खिलाफ बहुत सारे लोग जो है पोस्टें बना रहे हैं और बनाते रहते हैं, जैसा कि अभी चर्चा में कर रहा हूं और लोगों से चर्चा करता रहता हूं और पासियों के बारे में उल्टा सीधा ये सब बोलते रहते हैं। तो मैं तो यही फिर से मैं हमेशा मैं अभी तो समझा रहा हूँ लोगों को कि देखो ऐसा है, मुझे भी ना मजबूर किया जाए कि अगर मैंने शुरू कर दिया वो काम तो फिर शायद गूगल पे अगर आपके समाज का अगर हमने नाम डाल दिया ना तो वहां मीम्स दिखाई देगा आपके समाज का। तो ये सब चीजें हैं, वो लोग ज्यादा समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जान ही रहे हो कि अगर पासी जो है अगर अपनी बंडई पे आ गया तो पासी से बड़ा बंडई करने वाला कोई इंसान नहीं होता है, क्योंकि आप जान ही रहे हो कि किस तरीके से पासियों का इतिहास रहा। और यहाँ तक कि मैं फिर बोलता हूं कि जब पासियों का इतिहास देखा जाता है तो नवाबों के समय जो है पासी इनकी इतनी चर्चाएं होती थी पासियों की जो है, जिनका वर्णन कई किताबों में मिल जाता है। और यहाँ तक कि नवाबों की एक टाइम पे नवाबों की जो सेना रही है उनको और नवाबों को भी पासियों ने बहुत गंदी गंदी गालियां बकी हैं। तो ये सब चीजें मिलता है, इसलिए हम लोग को कोई ये नहीं सिखाया कि हम लोग क्या है, नहीं, हम लोग बहुत अच्छे से बताना जानते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है सूरज भाई, जो है अवध का इतिहास नहीं बताया गया। और सबसे बड़ी चीज है कि जब हम इतिहास की बात पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास हो, अगर हम अवध का चैप्टर खोल के देखते हैं तो उसमें हम औरंगजेब को पढ़ लेते हैं, फिर मुगलों को पढ़ लेते हैं, फिर इधर जौनपुर साइड का शर्की सल्तनत पढ़ लेते हैं, फिर अवध में नवाबों को पढ़ लेते हैं। तो इनका चैप्टर हम लोग को पढ़ाया जाता है और इनका मिलता है, लेकिन नवाबों से पहले भी कोई लोग यहाँ रहे होंगे, इनके बारे में जो है लोग नहीं जानते हैं, उनको पढ़ाया ही नहीं जाता है। लोग देखिए, एक तो मलिहाबाद है, मलिहाबाद का आम जो है बताइए पूरे विश्व में मशहूर है। मलिहाबाद जो है उसके आम जो है अमेरिका तक जाते हैं, लंदन तक जाते हैं। लेकिन बताओ मलिहाबाद एक आमों का बागान है, आमों का शहर कहा जाता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि मलिहाबाद जो है राजा मलिहा पासी ने बसाया था। मलिहाबादी आम जब गर्मी का सीजन आता है लोग बड़े चाव से खाते हैं कि हमको मलिहाबादी आम खाना है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि मलिहा नाम भी किसी एक पासी राजा के नाम से था। तो वो भी एक समय रहा था बहुत पहले। तो ये सब चीजें हैं, इतिहास की बातें हैं, और अपने इतिहास को हम और आप, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है इसको फैलाने का और इसको बताने का। और दूसरी चीज है, मैं आपको बताऊं, अब सुहेलदेव पासी के मुद्दे से हटकर मैं एक आपको बताना चाह रहा हूं, किस्सा बताना चाह रहा हूं। बड़ा वो रोचक किस्सा रहा है वो वही करीबन 1800 के आसपास का किस्सा है। लखनऊ में नवाब चूंकि काबिज हो चुके थे और पहले तो अवध की राजधानी फैजाबाद बनाया गया था, उसके बाद में फिर लखनऊ ट्रांसफर कर दी गई थी। तो अब जैसे आपने पढ़ा ही है कि मुगलों का जो खानदान रहा है दिल्ली की जो तख्त रही है, उस तख्त के लिए जो है घर में ही जो लोग हैं एक दूसरे का कत्ल करते हैं। कोई बाप को मार रहा है, कोई बेटा अपने भाई को मार रहा है, कोई भाई अपने भतीजे को मार रहा है। तो सेम उसी तरह से जो है सिलसिला नवाबों के घरानों में भी शुरू हो गया। और बेगम हजरत महल तक आने से पहले ये किस्सा, बादशाह एक बेगम हुआ करती थी, बादशाह बेगम, आप गूगल पे करिएगा बादशाह बेगम, तो उनका एक बायोडाटा, उनकी जीवनी मिल जाएगी। तो उसमें पासियों का कहाँ जिक्र आता है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि कई लोग सारे ऐसे बकते हैं, कई सारे लोग हैं ऐसे बकते रहते हैं कि पासियों का कहीं इतिहास नहीं लिखा है। अगर आप 1857 का आप चैप्टर पढ़ोगे और जितनी किताबें हैं आप अगर वो पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है इतने सारे पासी नाम से मेंशन लिखे। और उस टाइम पे जो पासी शब्द है PASSEES पासीस ऐसे ही लिखा जाता है, कई जगह PAUSEES करके लिखा जाता है, लेकिन वो पासी ही है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। तो उनका जो संघर्ष रहा है पासियों का 1857 की क्रांति में सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो ये चीज तो मार्टिन गबिन्स भी अपनी डायरी में मेंशन करता है, और उसका हिंदी जो तर्जुमा है वो मैं बता दूं, वो कहता है, मार्टिन गबिन्स अपने डायरी के, अपने किताब के पेज नंबर 72 पे लिखता है, ये कहे तो डायरी कह लीजिए, वो डायरी जो है वो बाद में किताब के रूप में आई, तो किताब के पेज नंबर 72 पे इसका जिक्र है कि उसने साफ साफ लिखा है, वो परेशान हो जाता है, अपना सर खुजलाता है, वो कहता है कितना नुकसान इन पासियों ने किया है हमारा।
और इस 1800 वो कहता है कि इस रिवोल्ट में जितना भूमिका इन पासियों का रहा है इतना किसी और लोगों का नहीं रहा है। ये मार्टिन गविन्स अपनी अपनी पुस्तक में कह रहा है, अपनी डायरी में लिखता है, ये चीज एकदम स्पष्ट तौर से कहता है। और ये मार्टिन गविन्स जो है, आप कभी लखनऊ की रेजिडेंसी जाइएगा, लखनऊ की कभी रेजिडेंसी जाइएगा और जहां आगे जहां पे इनका हेनरी लॉरेंस का एक मजार टाइप कह लो या एक पिलर उनके नाम से खड़ा किया गया है, उसके लेफ्ट में मार्टिन गविन्स का एक कमरा है जहां पे लिखा है ब्लैक बोर्ड में, एक ब्लैक सा बोर्ड है, इसमें मार्टिन गविन्स का एक रूम था। वो भी एक अंग्रेज अधिकारी था, और उसने अपनी आंखों देखे हुए हाल का वर्णन उसने डायरी में लिखा है। अंग्रेजों की आदत अच्छी रही है और यहाँ तक कि मुसलमानों की भी अच्छी आदत रही, जो मुस्लिम शासक रहे हैं, इन लोगों ने भी लिखने की आदत बनाए रखी। तो उन्हीं लिखनों के जो लिखते थे उसमें कहीं ना कहीं हम लोग का भी जो है वो जिक्र कर देते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं संघर्ष हमसे भी हुआ है। तो मार्टिन गविन्स ने साफ साफ लिखा है अपनी किताब में कि पासी जो है ये इतने खतरनाक है, इनकी 1857 की क्रांति में जितनी भूमिका इन पासियों ने निभाई है इतना किसी और ने नहीं निभाई है। ये सबसे बड़ी चीज है। और वो कहता है आगे, वो ये भी कहता है, एक वार चल रही है, 1857 की क्रांति चल रही है, लखनऊ में जंग हो रहे हैं, वो तब भी जब वो समय पाता था अपनी डायरी लिखता था। और वो लिखता है, और इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए जो मैं बोलने वाला हूं, वो लिखता है जब हमारी सरकार बहाल होगी, उसका मैं हिंदी बता रहा हूं, मैं उसका हिंदी अनुवाद बता रहा हूं। बाकी मार्टिन गविन्स का जो ये शब्द मैंने बताया, अपनी एक वीडियो डालिएगा द पासी लैंडलॉर्ड यूट्यूब चैनल पर कि पासियों से अंग्रेज क्यों घबराते थे या क्यों डरते थे। उसमें उस पूरी वीडियो में वो मैंने पन्ने को दिखाया है, उसमें आप देख सकते हैं। तो आप सोचो उसको आप जब पढ़ोगे तो वो लिखता है कि जब हमारी सरकार बहाल होगी, जो जब कहता है कि हमारी सरकार जब बहाल होगी अवध में, जब हमारी सरकार अवध में बहाल होगी, या ये कह लीजिए कि जब हमारी अवध सरकार बहाल होगी तो हम इन पासियों को निर्दयता से कुचलेंगे। एक अंग्रेज अधिकारी परेशान हो जाता है, क्योंकि रेजिडेंसी में जो है, रेजिडेंसी को 90 दिन तक जो आजाद रखा है वो पासियों के बदौलत रखा गया है। चाहे वो रामनगर के राजा जो गुरबगत सिंह रहे हों, चाहे वो मलिहाबाद के नवाब अली रहे हों, चाहे वो महमूदाबाद सीतापुर के जो है वो नवाब रहे हों, हशमत अली रहे हों, इन सभी की जो सेना हुआ करती थी वो पासियों की सेना हुआ करती थी। और ये जो लोग थे ये इनके बड़े विश्वास पात्र हुआ करते थे। पासी देखिए, जब आपको बता दूं 11वीं से 12वीं शताब्दी तक पासियों का राज चला और वहां इनका संघर्ष हुआ। जब संघर्ष हुआ तो जाहिर सी बात है इतने सारे युद्ध लड़े, आपकी भी संख्या कम होगी, पासियों की संख्या कम होगी, तो जाहिर सी बात है मरता क्या नहीं करता। जब चारों तरफ से आपका जो है कत्लेआम किया जाएगा, आपको जो है मारा जाएगा, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है अपना आप मुख्य आवास को, मुख्य निवास को आप छोड़ देंगे, आप थोड़ा आसपास चले जाएंगे, आप पीछे चले जाएंगे। तो इसी तरीके से जो समय बीता है, 14वीं शताब्दी बीता है, अकबर का समय बीता है, औरंगजेब का समय बीता है। और औरंगजेब के जो टाइम पे हरदोई के पासियों ने औरंगजेब को बड़ा परेशान किया, इस बात का भी जिक्र मिलता है। लेकिन अब ये सारी चीजें हम ब्रिटिश रिकॉर्ड में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये मुख्य धारा के इतिहास में इन सब चीजों को नहीं पढ़ाया जाता है। अब क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, क्या कारण है? क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा इतिहास बाहर आए, हम लोग अपने अतीत को जाने, अपने अतीत के गौरव पे नाज कर सके, हम अपने गौरवशाली इतिहास को जान सके। क्योंकि हम लोग जानेंगे नहीं कि हम लोग क्या थे तो हम लोग आज भी इसी तरह से अनभिज्ञ रहेंगे। और जाहिर सी बात है आपका जो इतिहास है ये आपका भविष्य तय करता है। जो लोग, एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा था कि जिनको इतिहास नहीं पता है वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि आप हमेशा अपने आप को दबा कुचला समझते रहेंगे। तो ये सब चीजें रही हैं। मैं आपको और बता दूं कि जब ये हरदोई मैंने बात की कि जब औरंगजेब का टाइम था तो जो है हरदोई के जो पासी थे ये बड़े ही खतरनाक थे, जिनको बोला गया गुरिल्लाबाज, जैसे कि मुगलों को मराठाओं ने बड़ा परेशान किया। तो वैसे हरदोई के सेक्शन में लिखा है कि औरंगजेब के टाइम पे जो पासी थे ये गुरिल्ला वारफेयर करते थे, ये हिंदू और मुस्लिम राजाओं को परेशान करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जगहें थी। अब हमारी जगह पे अगर कोई ताकतवर इंसान अगर बैठ जाएगा तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या करेंगे?
हम लोग यही करेंगे, गुट बनाएंगे, जाएंगे अपने लोगों से, भाई बंधु से मिलेंगे, कहेंगे हमारी अपनी ये जगह थी, हम उनको परेशान करेंगे, हम उनसे वो जगह हासिल करने के लिए लग जाएंगे। तो ये कहानियां हैं और ये कहानियां दर्ज हैं, तो ये सारी चीजें रही हैं। तो अब किस्से पे आ जाता हूं। दरअसल क्या है, नवाबों के खानदान में पासी जो थे, जहां जो मैंने डाला लिखकर, तो वो चीज को वो उसमें लिखा था। अभी इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा था, पता नहीं कैसे वो आता है कि उस पन्ने को मैं यहाँ पे फिक्स करके दिखा दूं, लेकिन मैंने अभी तक किया नहीं वो चीज। तो फिलहाल अभी मैं पोस्ट डाल दूंगा उसके बारे में, वो पोस्ट जो है मैं डाल दूंगा। तो 1970-80 की किताबों में जिक्र मिलता है इस बात का। वो क्या मिलता है, दरअसल जब बादशाह नवाबों के यहाँ पे जब आपसी रंजिश का सिलसिला चल रहा था, कोई उनको मारना चाह रहा था, कोई इनको मारना चाह रहा था। एक बादशाह बेगम हुआ करती थी, बादशाह बेगम ये नवाबों की वाइफ हुआ करती थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो चाहती थी कि उनको उनके एक वंश को सत्ता मिल जाए, लेकिन उनके खिलाफ में कुछ दूसरे जो कह लो मंत्री थे या नवाबों के जो दूसरे परिवार थे, राजशाही परिवार थे, वो अपनी सत्ता चाहते थे। और अंग्रेजों का भी दखल उसमें अच्छा खासा था। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने ये किया कि जो वो जान रहे थे कि जो मेन परिवार है, अगर हमने इसको सपोर्ट किया तो हमें यहाँ का जो है शासन मिलना मुश्किल होगा, तो उन्होंने एक दूसरे परिवार को जो है उनके अपोजिट खड़ा कर दिया। तो जब उनको लगा बादशाह बेगम को कि हमारी जो सत्ता है वो खतरे में है, उनका कोई साथ नहीं दे रहा था, उनका कोई वो परेशान थे, वो बहुत परेशान थे। तो उन्होंने जो है ये मिलता है, उसमें कहा जाता है कि जो है जब लड़ाई का दिन आ गया, जब आर पार की लड़ाई उन्होंने लड़ी, जितना वो लड़ सकी, तो उन्होंने क्या किया, उनके कोई साथ नहीं था। तो हुआ क्या कि उन्होंने जो है मलिहाबाद के जो कुछ उनके कोई रिलेशनशिप रही होगी, कोई रिश्तेदारी रही होगी, तो उन्होंने मलिहाबाद के पठानों को बुलाया। मलिहाबाद में पठान आज भी हैं, आज भी पठान रहते हैं मलिहाबाद में, और मलिहाबाद के पठानों को बुलाया और आसपास उन्होंने जो है उन्होंने इलाके के जो है पासियों को इकट्ठा किया, जो भी है पहले क्योंकि जब 11वीं से 12वीं शताब्दी तक आपका राज खत्म हो चुका था, 14वीं शताब्दी में इक्का दुक्का आपके राज दिखते हैं। अकबर के समय पर भी एक छोटी सी रियासत पासियों की थी जो सीतापुर में आजाद रही है, इसका भी जिक्र मिलता है। जब आपका शासन चला गया, आपको हमेशा हर जगह से दबा दिया गया, तो आप जो है धीरे धीरे जो पासी थे, ये फिर समय बीतने के बाद में मरता क्या नहीं करता, फिर वो नवाबी हिंदू और मुस्लिम राजाओं के यहाँ जो है सैनिक पद पे, उनका पद नहीं बदला, उनका वर्क नहीं बदला, उनका जो पेशा था वो नहीं बदला, वो सेनापति बने और वो सैनिक पद पे रहे, बड़े बड़े ओहदे पे वो रहे, रिसाले बने। तो इसी तरीके से वो उनका क्षेत्र अपना उनका जो है जीवन चल रहा था। तो अब जो पासी अवध में थे, बेसिकली बाराबंकी का जो देवा क्षेत्र, ये बड़ा ही खतरनाक क्षेत्र माना गया था, जहां गंगा बगश रावत थे, और गंगा बगश रावत के जो पूर्वज रहे खुम्मा रावत थे, जो पासी जाति के थे, और नवाबों के जो वाजिद अली शाह के जो पिता कहे जाते हैं, वो अमजद अली शायद कहे जाते हैं, ये इनकी अदावत चल रही थी। और उस टाइम पे देवा में जो पासियों की स्टेट रही है गंगा बख्श रावत की, वो ताकतवर हो चुकी थी। तो नवाबों को भी जो है टैक्स चूंकि वो उनपे थोपते थे कि हमको इतना टैक्स दो साल के। और जैसे जयचंद जो था, राजा जयचंद ने बिजली पासी से उसने युद्ध क्यों छेड़ा, क्योंकि बिजली पासी ने उसको जो कर देना बंद कर दिया, सातन पासी ने जयचंद को कर देना बंद कर दिया। तो नवाब के क्षेत्र में ये जो लगता था देवा क्षेत्र, जहां का कासिमगंज पड़ता है बाराबंकी का, तो पासी यहाँ जो थे वो ताकतवर हो गए थे 1835 के आसपास और 40-42 के आसपास, जिनका युद्ध जो है 1849 में होता है अंग्रेजों से, क्योंकि नवाबों ने अंग्रेजों को आगे किया। तो नवाब उस समय लड़ने की हालत में नहीं थे, वो खुद अंदर से इतने वीक हो चुके थे। तो ये कहानी थोड़ी आगे ही चली गई है, थोड़ा मैं जो बादशाह बेगम थी उनकी बात बताता हूँ। तो उन्होंने इलाके के जो पासी थे, इनके सरदारों को बुलाया, उनके मुखियों को बुलाया और उनसे उन्होंने विनती की कि हाँ आप हमारी मदद करें, क्योंकि आप लखनऊ के बाशिंदे हमारे ही हैं और आसपास के हैं। तो हुआ क्या, जो पासियों का एक सरदार था, एक पासियों का सरदार था जिसका नाम था लालता पासी नाम का एक जो है बहुत ही शातिर और बहुत ही तेज तर्रार एक सरदार था, इसी क्षेत्र का, लखनऊ ही क्षेत्र का ही था। तो वो जो लालता पासी था, उसने कम से कम जो है 7000 पासियों को इकट्ठा किया। उस टाइम पे आप ये समझ लो
मुसीबत में लोगों की कैसे मदद किया उन्होंने, और पासियों का नेचर हमेशा रहा है कि लोगों की हमेशा ये मदद करते आए हैं। तो लालता पासी जो एक कैरेक्टर था, एक नायक था, एक सेनापति था, ये बादशाह बेगम की डायरी लिखी 1920 में, उसमें भी उसका जिक्र मिलता है। 1920 या 20-25 के आसपास एक बादशाह बेगम की डायरी लिखी गई है, अंग्रेजी में कुछ अनुवाद किया गया है, और उसी की किताब में भी ये जिक्र मिलता है। बाकी 1960 और 70 के दशक के जो लेखक थे, जो इतिहासकार थे, जो इतिहास में बड़ा रुचि थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। तो लालता प्रसाद पासी ने 7 से 8 हजार हथियारबंद जो पासी थे उनको इकट्ठा किया। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो है इलाके के जो है इलाके के लालता पासी जो थे, हाँ, इलाके लालता पासी के नेतृत्व में इलाकाई पासियों को 7,000 इलाकाई पासी और 2,000 बंदूकधारी पठानों को इकट्ठा कर लिया गया। अब 2,000 पठान थे जिनके पास जो बंदूकें थी, जो बंदूकधारी थे पठान, और जो पासी थे ये धनुष तीरों को लेकर थे, क्योंकि ये उस टाइम तक धनुष तीरों का ही उपयोग करते थे, और जो प्रयोग तो बंदूकों को भी करते थे, लेकिन इनका जो फेवरेट, इनका जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इनका जो शस्त्र अस्त्र माना जाता है वो धनुष तीर था। तो उसमें साफ साफ लिखा 7,000 धनुषधारी पासी तैयार किए गए, और 2,000 जो है पठानों को बुलाया गया मलिहाबाद से। तो पठान चूंकि मलिहाबाद के पास में रहते तो वहीं से ही वो आए थे, ये माना जाता है। तो जब जो बादशाह बेगम थी, इनके तरफ जब ये शाही सेना जो नवाबों की थी, जो सत्ता सिंहासन लेने आ रही थी, तो 7,000 पासी धनुषधारी पासी और 2,000 बंदूकधारी पठान जो थे, वो पूरे इनके इमामबाड़ा शायद था, ये जो पहले किला ही कहा जाता है पहले के जमाने का, तो उसके ऊपर सब लोग चढ़ गए। तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जब पासी छत पे खड़े पासी जो थे वो किले के छत पर चढ़ गए, और उन्होंने जो पहले तो ये हुआ, मुठभेड़ आपस में आने की नौबत आ गई। बीच में एक नाला पड़ता है, आज शायद वो हैदर कैनाल ही आज के लखनऊ में कहते हैं, आज तो पूरा शहर का नाला हो चुका है वो। तो शाही सेना जो है ये कब्जा करने आ रही थी, और जो बादशाह बेगम थी, इन्होंने जो इलाके के 7,000 जो पासी थे और 2,000 बंदूकधारी पठान थे, इनको इकट्ठा कर लिया था। तो जब शाही सेना करीब आई और पासी सेना जो थी वो करीब गई, तो नाले इतना फासला होगा, नाला भी ज्यादा चौड़ा नहीं होगा, नाला मध्य 5 या 6 मीटर चौड़ा होगा। तो उसके बाद जो है फिलहाल मैं लाइव नहीं लूंगा किसी को। तो नाले के उस पार शाही सेना थी और पासी सेना इस पार थी। उसमें लिखा है कि पासी सेना धनुष ताने तीरों को ताने हुए जो है खड़ी हुई थी, और बहुत भद्दी भद्दी गालियां शाही सेना को दे रही थी। आप सोचिए उस समय को आप थोड़ा सा अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं कि एक युद्ध का माहौल हो, और जैसे आजकल तो आप देख लेते हो छोटी मोटी बात को लेकर पड़ोसी झगड़ा हो जाता है, तो बहुत बड़ा युद्ध होने वाला था उस टाइम पे। तो एक नाला था बीच में, और उस तरफ शाही सेना थी और इस तरफ पासी सेना थी, और पठान जो थे बंदूक ताने में खड़े थे। एकदम मामला जो था बहुत करीब आ चुका था। लेकिन उस टाइम की जो सेना होती थी वो अपने कमांडर जो थे हो सेनापति होते थे, उनके जो सरदार होते थे, उनकी एक आवाज तक बस उनकी निर्देश का पालन करती थी। जब तक वो नहीं बोलेगा कि हमला करो, जब तक शंखनाद नहीं होगा तब तक हमला नहीं होता था। ये सबसे बड़ी चीज हुआ करती थी उस टाइम पे। और आज के टाइम पे किसी से झगड़ा हो जाए तो आपको कोई रोकना चाहे तो आप कहोगे हटो वाला, हम का पहले इनका ठीक कर रहे हो। ये चीज होता है आज के जमाने में। तो बीच में जो नाला था उसके पास शाही सेना और इस पास पासी सेना हुआ करती थी, यहां पर थी। और लिखा भी है कि बहुत करीबी मामला था। और पासी जो थे एक तो वो शराब के नशे में थे, और उसमें लिखा है कि पासी शराब के नशे में थे और बड़ी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। अब सोचो एक लाइन बनी हुई है, 7,000 पासियों की लाइन बनी है, एक बीच में नाला है, नाले के उस पास शाही सेना है, उनको अंदर आने नहीं दे रहे हैं, और धनुष तीर ताने हुए हैं, और पठान जो है अपना काम बंदूक लेके ताने हुए हैं वो। और उधर से जो है क्या नाम है कि शाही सेना वो भी जो है गालियों का जवाब गाली से दे रही है, ये भी लिखा हुआ है। तो फिलहाल उस टाइम पे युद्ध हो जाता, लेकिन ऐन वक्त पे अंग्रेज जो रेजिडेंसी में जिनका आवाज था, एक अंग्रेज अधिकारी था, वो तत्काल अपनी सेना लेके बीच में मध्यस्थता कराने के लिए पहुंच गया। और वहां फिर नवाबों के बीच में और बादशाह बेगम जो थी उनके बीच में एक समझौता कराया गया।
फिर यहाँ से मामला शांत हो जाता है और उसके बाद में गद्दी किसी को मिल जाती है। तो कहने का हमारा ये, हमने ये जो चीज बोली है आपसे कि लोग कहते हैं कि पासियों का कहाँ जिक्र मिलता है, पासी कहाँ थे, पासी कहीं नहीं लिखा हुआ है। और कुछ तो ऐसे समाज के लोग हैं जिनको आप तो जान ही रहे, जिनको हम लोग बनौटा कहते हैं। हम तो फिर भी बहुत ही कंट्रोल वाले शब्दों में उनसे अपनी बात रख रहे हैं। तो जो बनौटा लोग हैं वो कहते हैं कि हम तो बहुत लड़े थे, हमारा अंग्रेजों से बड़ा 36 का आंकड़ा था। मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, लेकिन कहीं मुझे अंग्रेजों का संघर्ष 1857 में उनके बनावटी समाज का और अंग्रेजों का कहीं दिखाई नहीं देता। अंग्रेजों का संघर्ष दिखाई देता है, राजपूतों से दिखाई देता है, अंग्रेजों का संघर्ष पासियों से दिखाई देता है, और जो है बहुत जो लोकल जो और भी जो जातियां रही उनसे भी दिखाई देता है। लेकिन जो बनावटा समाज ये कहता है कि हमने अंग्रेजों से बहुत लड़ा, भाई हमें नहीं मिला आज तक। और जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने की बात है तो भाई 1920 और 30 के बाद में तो भारत के कई सारे समाज और कई सारे वर्ग ने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो उसकी मैं बात नहीं करता। लेकिन 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा योगदान पासियों ने दिया है, ये चीज खुद अंग्रेज कह रहा है, सबसे बड़ी चीज है। तो ये सारी कहानियां थी, और ये किस्सा जो मैंने बताया है आपको बादशाह बेगम का और पासियों की सेना का, इस पे जो है मैं रिसर्च करके एक वीडियो बनाऊंगा तो बहुत अच्छा क्लियर होगा। और राजा सुहेलदेव पासी का इतिहास जो है वो पासी समाज का बहुत गौरवशाली अतीत रहा है और इतिहास रहा है। वो चीजें जब तक हमारे हाथों में हैं, हम जब तक मेहनत कर सकते हैं, आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है राजा सुहेलदेव पासी का एक इतिहास का प्रचार करिए। अगर कोई पोस्ट आपको दिखती है तो आप उस पर सुहेलदेव पासी लिखने का काम करें। आप ट्विटर पे जाएं, ट्विटर पे आईडी बनाइए कम से कम, और आईडी बनाने के बाद में जो है आप सभी लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करिए। और अगर मूवी बनती है, हमें बड़ी खुशी है, आप सभी को भी बड़ी खुशी होगी। और मूवी बने तो, लेकिन बने तो वो शुरुआत से बने, क्योंकि जो सुहेलदेव पासी का जो काल चक्र और जीवन चक्र का जो अच्छे से वर्णन किया जाता है वो मिराते मसूदी से किया जाता है, जो सुहेलदेव के 600 साल बाद लिखी गई। तो अब उस जो वो लिखी गई थी तो वो उसमें बहुत कम राजाओं के जिक्र हैं, लेकिन जो लखनऊ मलिहाबाद कसमंडी का जो संघर्ष राजा राजपासी कंस जो कसमंडी के राजा थे, इनका संघर्ष ना बड़ा था, तो इनका संघर्ष भी जो है ये देखने वाला है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। और जो लोग जो है हमारे भाई लोग कमेंट बाजी में बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं इन लोगों को, ये इनको देते रहिए। पासियों का इतिहास सरकार क्यों नहीं पढ़ाती है? कोई भी सरकार ऐसा करने को तैयार नहीं है, ऐसा क्यों? भाई अभिषेक भाई, बिल्कुल सही तुम्हारा प्रश्न है। पासियों का इतिहास क्यों पढ़ाएंगे लोग? वो सिर्फ पासी नहीं, बहुत सारी जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं उनके इतिहास को भी शामिल नहीं किया जाता। कारण मात्र इतना है कि आप अपने आप को ना जान पाए, आप अपने दिमाग में अपने आप को हीन मान के, अपने आप को हीन दुखिया दीन दुखिया मान के बना के बैठे रहें, और कुछ नहीं। आप जब अपने आप को जानेंगे नहीं तो आप जो किसी चीज की मांग नहीं करेंगे, आपके अंदर वो चीज पनपेगा ही नहीं। आपके अंदर अगर इतिहास की जानकारी है तो आपके अंदर हमेशा वो प्रवृत्ति जिंदा रहेगी। आपके अंदर जो आप चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो फिर से जाग जाएगी, और उनको हक देना पड़ेगा, उनको अधिकार देना पड़ेगा, उनको हिस्सा देना पड़ेगा। ये सब चीजें हैं। तो मैं वही सब चीजें हैं, ये सारी कहानियां। तो हमारा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग जो है वीडियो को शेयर करने का ज्यादा काम करें, और शेयर करिए और लाइक करिए। और दूसरी चीज है कि द पासी लैंडलॉर्ड पर यूट्यूब चैनल पर जो है ये जो कहानी मैंने बताई है नवाबी समय की, जो नवाब के समय जो नवाब काल था लखनऊ में, उस समय की जो परिस्थिति रही है उसमें पासी का कैसे योगदान था, उनका जीवन चक्र कैसे था, तो ये सब मैं बताऊंगा आप सभी लोगों को। तो वो वीडियो बहुत जल्दी आएगी द पासी लैंडलॉर्ड यूट्यूब चैनल पे। और राजा क्या कहीं वो क्या लिख रहे हैं भाई साहब कहीं वो टकला तो नहीं भेजा? अरे भाई लोमड़ी का दूध यार, आप लोग लोमड़ी का दूध, अरे भाई वो भाई वही बता सकता है। लोमड़ी का दूध बहुत अच्छे से वो पिया होगा और शायद उसको रिएक्शन कर गया है, तभी उसके सर पे बाल नहीं है। ये बड़ा तरस आती है बेचारा, तो गर्मी में भी टोपी लगा के घूमता होगा कि धूप न लगे, और ठंडी को भी टोपी लगा के पहने ठंड न लगे। मतलब वो क्या ही कहे उसके बारे में, ये सारी चीजें हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा जुड़ने का मकसद मात्र इतना था कि आप सब लोग जो है राजा सुहेलदेव पासी का इतिहास जो है वो जाने और उसका प्रचार करें।
और उसको हर जगह फैलाएं और तपासी लैंडलॉर्ड की पुरानी जो वीडियो है उसको देखने का काम करें, क्योंकि मैंने बहुत ही सीक्वेंस से वीडियो बहुत पहले बनाई थी। अब समय नहीं मिल पा रहा था 2 सालों से, तो मैं ज्यादा वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन जो है अब इस पर काम अच्छे से करना है हमें, ताकि आप तक वो जानकारी पहुंच जाए। हाँ और ये जो सारे लोग ये जो कुछ लोग जो कमेंटबाजी में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बहुत अपशब्द बोलते हैं ना पारसी समाज को लेकर, वो एक चीज मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने उस दिन भी बताया था। अगर पासियों से ना पासी जो होता है, अगर पासी अपने पे आ गया, अगर पासियों ने अगर बंडई करना शुरू कर दी तो पासियों से बड़ा बंडई कोई नहीं कर पाएगा। हमने नवाबों को भी नहीं छोड़ा है, और आप नहीं जान पाओगे कि पासी क्या कर सकता है, समझ रहे हो। आप पोस्ट के साथ में आप खुद गायब हो जाओगे, पासी अगर चाह गया तो। इसलिए जो है कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग। बस यही सब चीजें हैं। और आप लोगों, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने पासी समाज के लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को भी शेयर करिए और अपने इतिहास को फैलाइए। आप डेली उठिए, आप कमेंट करिए, चाहे जो वीडियो मिल जाए, यूट्यूब पर किसी की वीडियो मिल जाए, फेसबुक कोई पोस्ट मिलती है तो उसको आप लाइक करिए, आप कमेंट करिए और अपने विचार रखिए। और दूसरी चीज मैं फिर कहना चाहूंगा, जो भी आपको जानकारी मिलती है तो आप एक बार सबूत मांगे, साक्ष्य मांगे, क्योंकि बिना साक्ष्य के कोई कहानी नहीं होती है, कोई इतिहास नहीं होता है। जहां कहीं कुछ साक्ष्य मिलता है उसी का इतिहास माना जाता है। अभी इससे 2 फायदे हैं। इससे फायदा ये कि आपके इतिहास का झूठा प्रचार नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप इस चीज को अमल करिए और अपने इतिहास को आगे फैलाइए। और राजा सुहेलदेव पारसी के ऊपर अगर मूवी बनती है तो ये बहुत खुशी की बात है। अभी तो हम लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद वो मूवी बने। और दूसरी चीज है, अगर संजय लीला भंसाली अगर एक बहुत अच्छे निर्देशक रहे हैं बॉलीवुड में, तो उनकी आप लोगों ने बाजीराव मस्तानी तो देखी ही होगी, कैसी खतरनाक गजब मूवी उन्होंने बनाई। लेकिन अगर उनको बनाना है तो एक बार इसके बारे में रिसर्च अच्छे से करना चाहिए उनको। उनको जो है अवध में घूमना चाहिए, अवध के क्षेत्रों में जाना चाहिए कि उनकी सैयद गाजी की शुरुआत कहां से हुई, लखनऊ का संघर्ष क्या रहा, कसमंडी का संघर्ष क्या रहा, ये सारा चीज उनको देखना चाहिए। ब्रजेश पासी, हाँ भाई साहब आपने कहा लहरी पासी ने लहरपुर की स्थापना की है, बिल्कुल। वो लहरी पासी का एक बड़ा नाम है, बताओ सीतापुर के राजा थे लहरी पासी 1398 में, जिन्होंने तुगलकों से लड़ाई लड़कर अपना हक छीन लिया। जब मैंने क्या कहा कि जब समय समय पर जब भारत पे हमले हुए तो आपके राष्ट्र पर भी हमले हुए, आपके राज्य लड़े और उसको जीता भी, और कई जगह उनकी शिकस्त हुई। और राजा लहरी पासी एक बहुत बड़ा चैप्टर वो भी है। और राजा लहरी पासी जो है 1398 में जो है उन्होंने जो लहरपुर राज का था, इस लहरपुर का जो नाम था पुराने जमाने, वो तुगलकाबाद था पुराने जमाने में। जैसे फिरोज शाह तुगलक ने तुगलकाबाद बसाया था। और लहरी पासी एक ऐसे राजा मिलते हैं, आज तो हम तो देखते हैं कि योगी जी जो है वो शहरों के नाम बदल दे रहे हैं और जो है कई जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राजा लहरी पासी जो थे उन्होंने लहरपुर की स्थापना की। और जो लहरपुर था वो पहले तुगलकाबाद जाना जाता था, उन्होंने तुगलकाबाद पे कब्जा करके उसका नाम बदल के लहरपुर कर दिया। ये लहरी पासी ऐसे राजा थे, ऐसे महान राजा थे। उनको पसंद नहीं था कि उनका जो स्थान है, उनकी जो कर्म भूमि है, उनकी जो ये अवध भूमि है, उस पर उन विदेशी आतताइयों के नाम से कोई जगह हो। तो ये तो लहरी पासी का बड़ा मिसाल है, जिन्होंने तुगलकाबाद पे हमला करके उसको जीत कर अपने नाम लहरी पासी से लहरपुर का कर दिया। वो उनका बहुत बड़ा इतिहास रहा है। 1398 में उन्होंने सीतापुर में लहरपुर में शासन शुरू की और 18 साल तक राज किया। और 1416 में एक बड़ी जंग होती है जिसमें वो वीर गति होते हैं, क्योंकि धोखे से जंग करना ये हमेशा विदेशियों की पहचान रही है हमेशा। तो उनकी बहुत बड़ी कहानियां हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और अभी टाइम हो गया है, फिलहाल आप लोगों से बाद में बात करेंगे। और वीडियो को भी आप शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा इतिहास का प्रचार आप खुद करिए। और वीडियो को जरूर देखिएगा, तपासी लैंडलॉर्ड पर मैं लेकर आऊंगा। सभी को तब तक जय वीर पासी समाज।